हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं और हर प्रश्न का दोस्तों विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट पवन पुत्र हनुमान के भक्त हैं वो सब दोस्तों इस क्लास को शेयर करें। और हाँ दोस्तों, भले ही आप इस क्लास को लाइक तभी करें जब आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, बोलिए एक बार पवन पुत्र हनुमान की जय। आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, आपके लिए आज का मोटिवेशन लाइन क्या है कि अक्सर ख्वाहिशों के ख्वाब हर दिल में पलते हैं, मगर इतिहास वही लिखते हैं जो मुश्किलों में भी आगे बढ़ते हैं। भले दोस्तों आपके लाइफ में, आपकी तैयारी में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन दोस्तों आप उन मुश्किलों को इग्नोर करना सीखिए। ये मुश्किलें दोस्तों आपके दोस्त की तरह हैं, ये आपको कुछ न कुछ देने को आती हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आया है और इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। डीसी विद्युत धारा के किस सीमा में मानव श्वसन तंत्र दोस्तों अवरुद्ध हो जाता है? अवरुद्ध का मतलब क्या है दोस्तों? रुकना। और जब श्वसन तंत्र रुक जाती है तो क्या होती है? तब दोस्तों मृत्यु हो जाती है ना। ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर होगा कि 80 से लेकर 160 मिली एम्पियर। लिखिएगा दोस्तों, मिली का मान कितना होता है? 10 की घात -3 एम्पियर। ये आपको नोट कर लेना है। अगर एसी के बारे में पूछा होता तो लिखना दोस्तों एसी की कंडीशन में। किसके कंडीशन में? एसी करंट की कंडीशन में अगर आपसे पूछा होता तो आप लिखते दोस्तों 1 मिली एम्पियर का जो करंट है ये दोस्तों कोई संवेदनशील इससे नहीं होता है ना, कोई संवेदनशील नहीं होता है 1 मिली एम्पियर से, है ना, कोई संवेदनशील नहीं होता। अगर दोस्तों आपसे बोला जाए कि 5 मिली एम्पियर का जो करंट है ये क्या नुकसान पहुंचाएगी, इसको दोस्तों हम सुरक्षित करंट के तौर पे मानते हैं। कौन सी करंट दोस्तों? सुरक्षित करंट इसको मानते हैं। और इसी के साथ में लिखेगा जो 20 मिली एम्पियर करंट होती है ना दोस्तों, ये क्या करती है? इससे दोस्तों आपके मसल्स सिकुड़ने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? मसल्स सिकुड़ने लगते हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर 50 मिली एम्पियर का करंट प्रवाहित होता है किसी बॉडी के द्वारा तो दोस्तों दर्दनाक झटका होता है। क्या? दर्दनाक झटका लगता है। अगर इससे अगर करंट और हो गया दोस्तों, कहने का मतलब अगर 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो होने लगा किसी बॉडी के माध्यम से तो दोस्तों तब क्या हो जाती है? तब मृत्यु हो जाती है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है? नोट करना है। सुनिएगा, 1 मिली एम्पियर से दोस्तों कोई संवेदनशील नहीं होता, 5 मिली एम्पियर सुरक्षित करंट है, 20 मिली एम्पियर दोस्तों मसल सिकुड़ने लगते हैं और 50 मिली एम्पियर दर्दनाक झटका देती है और 100 मिली एम्पियर से मृत्यु हो जाती है। इसको आपको क्या करना है? नोटबुक में अपने नोट कर लेना है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ क्लास को देख लेने से और क्वेश्चन को देख लेने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको तैयारी वास्तव में करना है ना, अगर वास्तव में अपने सपने को पूरा करना है तो आपको दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठना ही होगा। यही एक सच्चाई है और यही दोस्तों एक मूल मंत्र है सक्सेस पाने का। बाकी आप क्वेश्चन देखते रहिए, पूरा बुक देख डालिए दोस्तों, कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि डिफ्यूजन वेल्डिंग को किस वेल्डिंग के नाम में, किस वेल्डिंग के भाग में रखा गया है? तो जो आपकी डिफ्यूजन वेल्डिंग होती है दोस्तों इसको हम सॉलिड वेल्डिंग के भाग में रखते हैं। सॉलिड वेल्डिंग का और कौन कौन सा प्रकार है नोट करना दोस्तों। आपकी जो सॉलिड वेल्डिंग होती है ना, इस वेल्डिंग के अंतर्गत और कौन कौन से वेल्डिंग आते हैं? सबसे पहली वेल्डिंग का नाम लिखे दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। कौन सी? अल्ट्रासोनिक जो आपकी वेल्डिंग होती है ये इसी वेल्डिंग का प्रकार है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। फिर लिखिएगा दोस्तों, इसके अलावा लिखिएगा फोर्ज वेल्डिंग। कौन सी? फोर्ज वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग। ये सब दोस्तों किसके प्रकार है? ये सब के सब इसी के प्रकार है। एक और लिखिए दोस्तों, फ्रैक्शनल वेल्डिंग। कौन सी? फ्रैक्शनल वेल्डिंग। ये भी दोस्तों इसी का प्रकार है। यानी कि कई सारे इसके प्रकार है दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं इसको नोट करा दे रहा हूं। फिर लिखिएगा, आपकी जो ब्रेजिंग होती है ना, ये भी सॉलिड वेल्डिंग में ही आती है। कौन सी दोस्तों? आपकी जो ब्रेजिंग होती है और सोल्डरिंग है ना, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग, ये सब के सब किसके प्रकार हैं? ये सब के सब दोस्तों आपके सॉलिड वेल्डिंग के ही प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो गया? सॉलिड वेल्डिंग इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 वर्क पीस को नट बोल्ट से ज्वाइंट करना है, कौन सा प्रोसेस कहलाती है? ये दोस्तों क्या कहलाती है? मैकेनिक फास्टनिंग। इसको शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों MF वेल्डिंग। कौन सी? MF
एमएफ वेल्डिंग है ना, ये एमएफ वेल्डिंग कहलाती है, यानी कि मैकेनिकल फास्टनिंग। देखना दोस्तों, अब इसके साथ में दोस्तों वेल्डिंग को समझिए। वेल्डिंग होता क्या है, आप जब भी दोस्तों किसी दो मटेरियल को जोड़ते हैं तो दो मटेरियल को जोड़ने के लिए दोस्तों आप मैकेनिकल फास्टनिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं और हीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप हीट का भी प्रयोग कर सकते हैं और बिना हीट के द्वारा भी दो वर्कपीस को जोड़ा जा सकता है। और फिर दोस्तों आप फोर्ज करके भी जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, आप प्रेशर के साथ भी जोड़ सकते हैं और बिना प्रेशर के साथ भी जोड़ सकते हैं। और जो बिना प्रेशर के साथ जोड़ा जाता है उसी को हम कहते हैं दोस्तों नट बोल्ट ज्वाइंट। इसको क्या कहते हैं, नट बोल्ट ज्वाइंट। आप खुद सोचिए दोस्तों, दो वर्कपीस को आप जोड़ रहे हैं, नट बोल्ट के द्वारा आप ज्वाइंट कर रहे हैं, तो क्या इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर काम में आ रहा है? नहीं। ब्रेजिंग किसका भाग है? देखिएगा, ब्रेजिंग जो भाग है दोस्तों, ये ज्वाइनिंग का भाग है। किसका? ये ज्वाइनिंग का भाग है। देखिए दोस्तों, इस ज्वाइनिंग को समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को आप सुनिए। अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर करने के कई सारे प्रोसेस होते हैं, उसी में से एक प्रोसेस आपका क्या है? ज्वाइनिंग। देखिएगा, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं ना, ज्वाइनिंग के अंदर भी दोस्तों कई सारे पार्ट हैं, ज्वाइनिंग के कई सारे पार्ट हैं। नोट कीजिएगा इस ज्वाइनिंग के पार्ट को, ये आपके काम आ सकती है ना। जो आपका ज्वाइनिंग है दोस्तों, इसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को आप नोट करना दोस्तों, पहला जो पार्ट है उसको कहा जाता है ब्रेजिंग। पहले को क्या कहा जाता है? ब्रेजिंग। फिर होता है सोल्डरिंग। ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और वेल्डिंग, ये सब किसके पार्ट है? ये सब के सब दोस्तों ज्वाइनिंग के पार्ट है। एक मैकेनिकल फास्टनिंग, ये भी दोस्तों इसी का पार्ट है। आप इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ये सब किसके पार्ट है? ज्वाइनिंग के पार्ट है। चाहे वो आपका ब्रेजिंग हो गया, चाहे वो आपका सोल्डरिंग, चाहे वो दोस्तों वेल्डिंग या फिर मैकेनिकल फास्टनिंग, तो ये सब के सब किसके पार्ट है? ये ज्वाइनिंग के पार्ट है। ज्वाइनिंग क्या है दोस्तों? ये एक मैन्युफैक्चर, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का एक प्रोसेस है। आगे बढ़िए, फोर्ज वेल्डिंग को कहां महत्व दिया जाता है? तो फोर्ज वेल्डिंग को दोस्तों आप लोहार खानों में इसको महत्व देते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों, जो लोहार खाने में अगर आपने गया होगा लोहार खानों में, तो आप वहां देखे होंगे कि पहले प्रोडक्ट को यानी कि वर्क पीस को पहले हीट किया जाता है आग से, और जब वो हीट हो जाती है तो फिर उसको हथौड़े से क्या किया जाता है? हथौड़े से उसको फोर्ज किया जाता है। वही होता है दोस्तों फोर्ज वेल्डिंग, जो लोहार खानों में किया जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है दोस्तों। आगे बढ़िए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, लिक्विड वेल्डिंग में किस रसायन द्वारा आर्क तैयार किया जाता है? बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसमें दोस्तों बिल्कुल स्टार लगाइए। लिक्विड वेल्डिंग में किस रसायन द्वारा आर्क तैयार किया जाता है? इसके लिए दोस्तों हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। मीथेन गैस कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों? खाना बनाने के लिए। किसके लिए? खाना बनाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका दोस्तों आग बुझाने के लिए, किसके लिए? आग बुझाने के लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं अग्नि फायर यंत्र में। और प्रोपेन का प्रयोग, ये एक मल्टी स्टेज स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। लिखना दोस्तों, इसका जो प्रयोग है ना, हम खाना पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईंधन के रूप में, कहां पर? ईंधन के रूप में ऑटोमोबाइल में, है ना। ऑटोमोबाइल की जो इंजन होती है, उस इंजन में दोस्तों किस उद्देश्य से करते हैं? ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये प्रोपेन है खाना बनाने के लिए, ईंधन के रूप में, और दोस्तों विद्युत उत्पादन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नोट करना, किसके लिए? विद्युत उत्पादन के लिए भी दोस्तों हम इस गैस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने उपस्थित है। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस क्लास को भी दोस्तों पूरे ध्यान से देखना है और क्लास को आपको शेयर भी करना है, और क्लास को दोस्तों आपको लाइक भी साथ ही साथ करते रहना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 क्या है? आर्क वेल्डिंग में तापमान कैसा होता है? अभी देखिए आपके सामने दोस्तों DRDO और UPPCL दोनों बोर्ड के एग्जाम खड़े हैं, और इन दोनों के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बिल्कुल दोस्तों अपने ध्यान को एकत्रित करके, अपने ध्यान को दोस्तों बिल्कुल सेंट्रलाइज करके इस क्लास को देखना है। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास से कोई सा भी क्वेश्चन उठ करके आ सकता है, इसलिए आप पूरे ध्यान से देखें, ध्यान मग्न होकर देखें। आर्क वेल्डिंग में तापमान कैसा होता है? अति उच्च होता है। अगर आर्क वेल्डिंग के तापमान के बारे में पूछे तो लिखिएगा दोस्तों, जो आपकी आर्क वेल्डिंग की तापमान होती है, किसकी तापमान की बात किया जा रहा है दोस्तों? कार्यकारी तापमान के बारे में। किसके बारे में? कार्यकारी तापमान के बारे में। तो इसका जो कार्यकारी तापमान होता है वो नोट करना कितना होता है?
वो दोस्तों 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 4000 से लेकर 6000 तक। लेकिन दोस्तों इसका जो उपयोग है कहां पर किया जाता है, इसका उपयोग दोस्तों ऐसे पदार्थों में किया जाता है जिसका टेम्परेचर दोस्तों 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि ऐसे मटेरियल में हम इस वेल्डिंग को काम में लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों कितना होता है? 2000 से लेकर के 3000 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, वहीं पर इसका प्रयोग करते हैं। और आर्क वेल्डिंग किस वेल्डिंग का प्रकार है? नोट करना दोस्तों, जो आपकी आर्क वेल्डिंग है ये लिक्विड वेल्डिंग का प्रकार होता है। किसका दोस्तों? लिक्विड वेल्डिंग का ये प्रकार है। तो आपको इस चीज को भी साथ ही साथ नोट करना होगा। क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में इनमें से कौन सा सेट आर्क वेल्डिंग को सफल बनाता है? दोस्तों आई सेट, आर सेट, जीएम सेट या एमजी सेट? दोस्तों एमजी सेट वाला इसका सही आंसर होगा। इसमें जो एम है दोस्तों ये कौन सी मोटर होगी? 3 फेज इंडक्शन मोटर। नोट करना, 3 फेज इंडक्शन मोटर दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो आपकी ये जी है ये दोस्तों शंट जनरेटर होती है। कौन सी जनरेटर? ये शंट जनरेटर होती है। ये काम कैसे करते हैं देखिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर को आप क्या देते हैं? 3 फेज की एसी सप्लाई देते हैं। और जब ये 3 फेज की एसी सप्लाई के द्वारा ये दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी जब ये उत्पन्न करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी से हम शंट जनरेटर को चलाते हैं। और शंट जनरेटर दोस्तों आउटपुट में क्या देती है? ये डीसी पावर उत्पन्न करती है। और इस डीसी पावर से हम क्या करते हैं दोस्तों? इस आर्क वेल्डिंग को सफल बनाते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, वेल्डिंग किस सिद्धांत पर अपना कार्य संपन्न करती है? अब सोचिए दोस्तों, आप सोचिए, ये क्वेश्चन भले ही दूसरे रूप में आपके सामने आया है लेकिन इसका आंसर आपको पता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रेजिस्टेंस है ना, आपने देखा होगा दोस्तों एक सूत्र H बराबर I स्क्वायर RT। कभी ना कभी दोस्तों आपका सामना इस सूत्र से जरूर हुआ होगा। इस सूत्र को किसने दिया था? जूल ने दिया था। किसने दोस्तों? ये जूल का नियम कहलाता है। जूल का नियम दोस्तों आपको कौन सा इंफॉर्मेशन देना चाहती है? ये दोस्तों हीट के बारे में बताती है। किसके बारे में? हीट के बारे में बताती है। आप यहां से जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों कि ये करंट है दोस्तों, ये हीट के समानुपाती है। रेजिस्टेंस है हीट के समानुपाती है। अगर आप दोस्तों हीट को, अगर रेजिस्टेंस और हीट के बारे में है, रेजिस्टेंस और हीट के बारे में अगर आप रिलेशन देखेंगे तो जितना अधिक आप आर को बढ़ाएंगे उतना अधिक दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका हीट बढ़ेगा। लेकिन आप अनंत हीट प्राप्त करने के लिए अनंत आर को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अनंत आर को अगर बढ़ा देंगे तो सर्किट ओपन की तरह काम होने लगे, सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा और ओपन सर्किट में करंट का प्रवाह नहीं होता। आपका वेल्डिंग प्रोसेस क्या होगा दोस्तों? वेल्डिंग प्रोसेस आपकी रुक जाएगी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 9 कंप्लीट है। 10 निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वेल्डिंग 12 mm तक के वर्कपीस को जोड़ सकती है? यह कहलाती है दोस्तों आपकी केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। कौन सी दोस्तों? केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग को हम क्या करते हैं? हम 12 mm तक के वर्कपीस में काम में ले सकते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? फ्री रनिंग ऑसिलेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है और इसका जो आंसर है एडजस्टेबल दोस्तों मल्टी वाइब्रेटर होता है। इस एडजस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दोस्तों इसमें क्या होते हैं? इसमें दोस्तों 2 ऑन स्टेज होते हैं। कितने ऑन स्टेज होते हैं? 2 ऑन स्टेज पोजीशन होते हैं। और इसमें दोस्तों बताइएगा, इसमें एम्पलीफायर कितने होते हैं? तो इसमें जो एम्पलीफायर होते हैं ये 2 एम्पलीफायर होते हैं। कितने दोस्तों? 2 एम्पलीफायर। ये दोनों एम्पलीफायर में से कोई भी एक एम्पलीफायर दोस्तों ऑफ स्टेज पे रहेगा और कोई भी एक ऑन, और कोई भी एक ऑन या कोई भी एक ऑफ रहता है। यानी कि एक टाइम पे, वन टाइम पे एक ही आपका एम्पलीफायर ऑन स्टेज पे रहेगा और दूसरा वाला ऑफ। पहला अगर दोस्तों ऑन है तो दूसरा ऑफ रहेगा, और अगर दूसरा ऑफ हो गया तो पहला वाला ऑन रहेगा। तो ये है दोस्तों, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका एम्पलीफायर होता है, मल्टी वाइब्रेटर में, इसमें दोस्तों कितने ऑपरेटिंग स्टेज होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़िए, संकेतक उपकरण का विक्षेपण आघूर्ण किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो यह होता है दोस्तों नाप जोख मात्रा के द्वारा। किसके द्वारा? नाप जोख मात्रा के द्वारा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिएगा।
क्वेश्चन 13 क्या है कि क्लास बी विषमवाहन के लिए तापमान सीमा कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 130 डिग्री सेल्सियस। सुनिएगा दोस्तों, जो आपकी विषमवाहन होती है, अगर क्लास ए के बारे में पूछा जाए, सॉरी क्लास वाई के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बताइए क्लास ए के बारे में, ये होता है दोस्तों 105 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी के साथ में लिखिएगा क्लास बी के बारे में, ये दोस्तों 120 डिग्री सेल्सियस, कितना? 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। सुनिए, जो आपका दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल होता है ना, वो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो आर्किंग टाइम होता है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहने का मतलब दोस्तों 140 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे दोस्तों, जो आपकी क्लास दोस्तों एफ प्रकार की इंसुलेटर है, कौन सी? क्लास एफ, उसमें कितना होता है? 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 या 155 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब कि अगर क्लास एफ का 155 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो दोस्तों जो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल में प्रयोग किया जाने वाला तेल, यानी कि ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाने वाला तेल है, उसका भी आर्किंग टाइम 100 कितना होता है? 40, 140। तो क्या वो दोस्तों क्लास एफ की कैटेगरी में आता है? तो नहीं, वो जो आपकी ट्रांसफार्मर ऑयल है, कौन सी दोस्तों? आपकी ट्रांसफार्मर जो ऑयल है, वो दोस्तों किस में आता है? वो क्लास बी के ग्रेड, क्लास बी ग्रेड में आती है। किस ग्रेड में दोस्तों? क्लास बी ग्रेड में। तो इसी के साथ में देखिएगा क्लास वाई का, क्लास ए, क्लास बी और क्लास एफ। अगर आपके सामने दोस्तों क्लास एच के बारे में पूछा जाए तो लिखिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी के साथ में एक और नोट कीजिएगा, किसके बारे में? आप दोस्तों क्लास सी के बारे में, सॉरी हाँ, क्लास एफ एच सी के बारे में, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का इसमें तापमान होता है। कितना? 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसमें तापमान हो। ये सब क्या है दोस्तों? इंसुलेटर के तापमान सहने की शक्ति है। अगला देखना, क्वेश्चन 14 क्या है? एक संधारित्र जिसे 35 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलम की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी धारिता मूल्य कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। C बराबर Q बटा V, इसको दोस्तों आपको अप्लाई करना है ना। C बराबर Q कितना है? 0.5 कूलम, कितना? 0.5 कूलम, 0.5 C है। और वोल्टेज कितना है दोस्तों? 35 वोल्ट है ना, 35 वोल्ट। पॉइंट को काटेंगे तो नीचे एक और जीरो आ जाएगी, कितना हो जाएगा? 5/350। जब आप भाग नहीं जाएगा दोस्तों, एक जीरो लगाएंगे, आप यहाँ पे एक जीरो लगाइए, अभी भी भाग नहीं जाएगी, एक जीरो आपको और लगाना पड़ेगा। कितने बार में भाग जाएगी दोस्तों? कितने बार में? एक बार में, है ना। 350 एकम 350, बचेगा कितना? 150। फिर कितने में जाएगा दोस्तों? 4 बार में। कितने बार में? 4 बार में। तो ये हो गया 0.014 फैराड। आंसर देखिए कितना है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आप देखिए, आपके सामने दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए मैंने 4 ऑप्शन दिए, बिल्कुल एक ही जैसा, बिल्कुल एक ही जैसा, बस आपको जीरो में फर्क नजर आ रहा होगा। क्योंकि दोस्तों आप एग्जाम में ना बस दोस्तों पॉइंट में मिस्टेक आपसे हो जाता है और वही आपका नंबर दोस्तों ले जाता है। इसलिए आपको क्या करना है? बिल्कुल आपका ध्यान, बिल्कुल आपका जो ध्यान है करेक्ट आंसर पर आना चाहिए, और जो आपका कैलकुलेशन है वो भी करेक्ट होना चाहिए। इसलिए इस ऑप्शन को मैंने खुद डिजाइन किया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन, स्टील को चुंबकित करना। स्टील को चुंबकित करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो पारगम्यता होती है वो कैसी होती है? निम्न। पारगम्यता का मतलब क्या है दोस्तों? चुंबक बनाना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ से शैथिल्य हानि न्यूनतम की जा सकती है? जिसका दोस्तों निम्न शैथिल्य गुणांक हो उसी का प्रयोग दोस्तों, जिसका निम्न शैथिल्य गुणांक हो उसी से हम क्या कर सकते हैं? चुंबकीय पदार्थ, उसी चुंबकीय पदार्थ से शैथिल्य हानि को कम कर सकते हैं, है ना। शैथिल्य हानि का मतलब क्या है? नोट कीजिएगा दोस्तों, शैथिल्य हानि को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको दोस्तों हम हिस्टैरिसीस हानि के नाम से, किसके नाम से? हिस्टैरिसीस हानि के नाम से इसको जानते हैं। और जो आपकी हिस्टैरिसीस हानि है ये क्या करता है? ये दोस्तों कोर में हीट उत्पन्न करती है। किसमें दोस्तों? ये कोर में हीट उत्पन्न करती है। और ये हीट क्या करता है? कहां पे फर्क डालता है? ये दोस्तों जो आपकी युक्ति होती है ना, इस युक्ति का यानी युक्ति की जो दक्षता होती है ना, उस दक्षता को सीधे ये दोस्तों घटा देती है। इसलिए हमको क्या करना है? इसको रिड्यूस करना है, इसको कम करना है। इसलिए हम क्या करते हैं? स्टील में सिलिकॉन जैसे मटेरियल को मिक्स करते हैं। अब सुनना दोस्तों, हिस्टैरिसीस गुणांक के बारे में लिखिएगा। सिलिकॉन स्टील का लिखिए, सबसे पहले लिखिए दोस्तों आप किसका?
सिलिकॉन स्टील का हिस्टैरिसीस गुणांक कितना होता है? 0.001, कितना? 0.001। और लिखे यहाँ पर एमएस स्टील के बारे में, तो एमएस स्टील का जो हिस्टैरिसीस गुणांक होती है 0.003 होती है। इसी के साथ में आप लिखेगा रॉट आयरन का, किसका? रॉट आयरन का। तो जो आपकी रॉट आयरन होती है 0.004 इसका हिस्टैरिसीस गुणांक होता है। इसी के साथ में आप लिखे दोस्तों एनिल्ड कॉस्ट स्टील, नोट कीजिएगा एनिल्ड कॉस्ट स्टील, इसका कितना होता है हिस्टैरिसीस लूप गुणांक? 0.008 इसका हिस्टैरिसीस लूप गुणांक होती है। फिर लिखिए दोस्तों नरम माइल्ड स्टील, नरम माइल्ड स्टील का हिस्टैरिसीस लूप, इसको भी लिख लीजिए 0.009। तो इन सभी मानों को आपको नोट करना है। देखिएगा स्टील, सिलिकॉन स्टील का है 0.01 और एमएस स्टील का है 0.03, रॉट आयरन का है 0.04 और एनिल्ड कास्ट स्टील का है 0.08 और नरम माइल्ड स्टील का है 0.09। तो ये सब दोस्तों आपको याद करके रखना है। अगर आपको याद नहीं आता दोस्तों तो आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन दोस्तों एक ऐसा हथियार है आपका जो आपके दिमाग में उसको स्टोर करके रखती है। आगे देखिए क्वेश्चन 17 है, किसी एसी सर्किट में पीआर का सूत्र कितना होता है? सबसे पहले दोस्तों आप पीआर को समझिए। जो पीआर है दोस्तों ये क्या है? रिएक्टिव पावर। ये क्या है दोस्तों? रिएक्टिव पावर है। जो आपकी रिएक्टिव पावर है इसका फॉर्मूला क्या है? पीआर बराबर वी आई साइन फाई, पीआर बराबर वी आई साइन फाई, ये रिएक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में जिम्मेदार है वही है दोस्तों आपका रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कहां से मिलता है? तो आपको कैपेसिटर से प्राप्त होती है। कहां से दोस्तों? कैपेसिटर से आपको रिएक्टिव प्राप्त होती है। कौन डिमांड करता है? नोट करना दोस्तों, ये जो आपका इंडक्टर होता है ये डिमांड करता है और आपकी इसके डिमांड को कंप्लीट कौन कराता है? कैपेसिटर कंप्लीट कराती है। और हाँ दोस्तों, अगर कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल दोस्तों क्लास को लाइक करना और इस क्लास को शेयर भी करते रहना। और हाँ दोस्तों, आपको थकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है ना। जो थक गया दोस्तों वो क्या कर गया? वो पिछड़ गया और आपको पिछड़ना नहीं है। देखिएगा इसका आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आंसर दोस्तों क्वेश्चन 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 18 क्वेश्चन देखिएगा, सिंगल फेज एसी सर्किट में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? ये होता है दोस्तों सिंगल फेज में 90 अंश का फेज डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर दोस्तों आपसे सिंगल फेज के बारे में पूछा है ना तो इसमें कितना होता है? 90 अंश का फेज डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे दोस्तों 3 फेज के बारे में पूछता तो 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो जाता। अगर 4 फेज के बारे में पूछा जाता तब दोस्तों तब पर भी 90 डिग्री का ही फेज डिस्प्लेसमेंट होता। अगर आपसे 6 फेज के बारे में पूछा जाता तब दोस्तों 60 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। सुनिएगा 90 अंश दोस्तों सिंगल फेज में और 90 ही अंश 4 फेज में, 3 फेज में 120 अंश और 6 फेज में 60 अंश का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 की वाइंडिंग प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है? यह होता है दोस्तों बंबू। क्या होता है? ये बंबू जो बांस का बना होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने अगर वहां पे गया होगा उस शॉप में जहां पे मोटर की रिवाइंडिंग की जाती है तो जो मोटर का स्टेटर वाली भाग होती है उसमें स्लॉट बने होते हैं। स्लॉट में जब भी कॉइल को डालते हैं और जब दोस्तों कॉइल को एडजस्ट करके उसमें उस गैप में भरना होता है स्लॉट वाली गैप में, तो वेज का प्रयोग करते हैं। किसका? वेज का प्रयोग करते हैं। वही वेज है दोस्तों आपका बांस का बना होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 20 है, परिवर्तनीय चाल पर हल्के प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करने के लिए किस प्रकार के मोटर को इस्तेमाल किया जाता है? वो है दोस्तों आपकी स्लिप रिंग मोटर। कौन सी स्लिप रिंग मोटर है? तो ये दोस्तों 3 फेज की स्लिप रिंग। कौन सी? 3 फेज वाली आपकी स्लिप रिंग मोटर है ना। और स्लिप रिंग जो मोटर होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत मजबूत होता है ना, क्योंकि दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस ऐड होता है। वो रेजिस्टेंस क्या करता है दोस्तों? रेजिस्टेंस स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देती है। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क को
तो जरूर बढ़ा देती है, लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस के कारण वहां पे हीट उत्पन्न होती है और हीट के कारण वहां पे क्या होता है, लॉस बढ़ जाते हैं, कॉपर लॉस बढ़ जाती है। और कॉपर लॉस बढ़ते ही दोस्तों क्या होता है, मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है ना, उस वाइंडिंग का लाइफ टाइम दोस्तों कम हो जाती है। तो देखिएगा आपके सामने दोस्तों 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्न का बिल्कुल आंसर अब दोस्तों आपके सामने आ चुका है और हर प्रश्न को देखिए आसान भाषा में उसका आंसर भी आप तक पहुंच चुका है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी बजरंगबली के भक्त हैं वो सब के सब इस क्लास को एक बार दबा के दोस्तों शेयर कर दें और इस क्लास को लाइक कर दें। और हाँ दोस्तों, कल सुबह फिर से आपको लौट कर आना है और 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं फिर कल कराने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। बस दोस्तों पूरा जोश लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरा संघर्ष लगा दीजिए दोस्तों। अब 2023 का शुरुआत हो चुका है। अब दोस्तों शुरुआत हम अपने अंदाज में किए हैं, तो दोस्तों इसका एंड भी अपने अंदाज में होना चाहिए। और 2023 है, इसको दोस्तों अपने तरीके से जीना है। इसको क्या करना है, अपने तरीके से। ये दोस्तों आपकी सक्सेस वाली कौन सी, ये आपको कामयाबी दिलाने वाली ये सन है। तो चलिए दोस्तों, कल सुबह मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, असहायों का जरूर सहायता करें और अपने माँ बाप का दोस्तों सम्मान करें, छोटों को खूब प्यार दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरा जय हिंद। थैंक यू।